सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 6 चैप्टर, इसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, और इसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6.3 हाउ डू वी ब्रीथ। हम कैसे सांस लेते हैं। आप कहोगे मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, नहीं, उसके पीछे का सिस्टम क्या है। अभी तक आपको लग रहा होगा हम मुंह से एयर खींचते हैं या नाक से एयर खींचते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सांस लेने वाला जो सिस्टम है वो आपके पेट में होता है। कैसे, अभी हम देखेंगे। तो चलिए हम लर्न करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या सिस्टम है ब्रीदिंग का। आमतौर से जो एयर है वो हम नॉस्ट्रिल के थ्रू ले जाते हैं, वहीं नाक में जो हमारे 2 जो होल है उसी के थ्रू एयर जाती है। मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है और जैसा कि लेना चाहिए वो नाक ही है सांस लेने के लिए। तो हमें सांस नाक से ही लेनी चाहिए, बाकी ज़रूरत पड़े तो मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, यानी ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी। तो जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के होल से नेजल कैविटी के अंदर चली जाती है। भाई नाक के अंदर आपके होल है ना, खाली जगह है कि नहीं, उसके अंदर चली जाती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, लेकिन विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप से होते हुए। तो सिस्टम कुछ इस तरह से है कि जो हमारी एयर है वो जाती है हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में, ठीक है, नाक के होल से, नाक के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पर, वहाँ से जाती है विंड पाइप में, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, अभी हम देखेंगे। विंड पाइप से ये लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में खाली जगह होती है, वहीं पर लंग्स प्रेजेंट होता है। फिगर 6.4 में दिया है, अभी हम देखेंगे। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अब ये जो कैविटी है, खाली जगह है, ये सराउंड होती है, घिरी होती है रिब्स से, पसलियों से। तो ये है हमारी रिब केज। आपको पिंजड़े जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये सामने आपकी चेस्ट वाली बोन है, इसी से कनेक्टेड है आपकी रिब्स यानी पसलियाँ। ये जो पतली पतली आपको डंडी ऐसा दिख रही है ना, यही आपकी रिब्स है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। तो सामने ये चेस्ट बोन से कनेक्ट रहती है, और अगर पीछे की तरफ जाए तो ये आपकी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से ये कनेक्टेड रहती है। तो पूरा ये मिला के केज जैसा बनाती है, पिंजड़े जैसा बनाती है। तो जो चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर हमारा लंग्स होता है, वो कैविटी सराउंड होती है इस रिब्स से, ताकि हमारे चेस्ट वगैरह को एक सपोर्ट मिल सके, उस पर डायरेक्ट चोट ना लग सके, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ऊपर करके दिखाऊं तो ये देखो, ये खाली जगह है ना, यहीं चेस्ट कैविटी होती है और यहीं पर लंग्स होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और नीचे साइड आपका इस तरह से डायाफ्राम होता है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, इसकी जो फ्लोर है यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर डायाफ्राम लगा होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा फिगर बना कर दिखाऊं तो ये हमारी चेस्ट कैविटी है, ये खाली जगह है, तो नीचे साइड में इस तरह से डायाफ्राम होता है। ये जो डायाफ्राम है ये लार्ज है, बड़ा होता है और मस्कुलर शीट की तरह से होता है। तो मस्कुलर है, इसका मतलब ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई रबर की शीट ले लो, ठीक है, जैसे बलून आपने ले लिया, तो बलून कैसे कट करके निकाल लो, तो उसको आप खींचो, या जैसे बलून वगैरह फट जाता है तो उसका एक टुकड़ा आप लो, तो ऐसे खींचो तो खींचता है वो। तो उसी जैसा ये आपका डायाफ्राम होता है, जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे साइड लगा होता है। तो ये 6.4 वाली फिगर है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका नेजल पैसेज है, नाक का रास्ता है। ये आपकी ओरल कैविटी है, मुंह में जो खाली जगह होती है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो या तो नाक से आप सांस लोगे या फिर मुंह से लोगे, कहीं से भी लो, ये आकर इसी फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर मिलती है। फिर यहाँ से ये जाती है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विंड पाइप। तो ये फेरिंग से होते हुए ये विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाती है एयर। फिर इस विंड पाइप के थ्रू दोनों लंग्स में चली जाती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में देखो, ये आपको लंग्स दिखाया गया है लाइट पिंक कलर का, और ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर है ये आपका लंग्स है, और जैसा कि मैंने आपको वो 3D फिगर में भी दिखाया था कि ये आपकी क्या है, रिब्स हैं, पसलियाँ हैं। राइट साइड वाले में रिब्स को हटा दिया और लंग्स को ओपन करके दिखाया गया है। दोनों साइड लंग्स एक ही जैसा होता है, ठीक है। राइट साइड भी लंग्स होता है, उसके ऊपर रिब्स होती है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है। एक साइड आपको लंग्स दिखा दिया, उसके ऊपर रिब्स दिखा दिया, दूसरे साइड रिब्स को हटा दिया गया है और लंग्स को खोल दिया गया है, ताकि अंदर की चीज़ आपको पता चल सके, ठीक है। तो देखो यहाँ अंदर ये ब्रांच जैसा होता है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, उसी तरह से। तो एयर जब आती है यहाँ पर तो ऐसे सब जगह से फैलते हुए पूरे लंग्स के अंदर ये भर जाती है। अब ये नीचे वाला हिस्सा देखो, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। सेकेंड वाले चैप्टर के अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो वो पेट में चला जाता है। एक सवाल हो सकता है आपके माइंड में आया हो
कि जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स में जा रही है, खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जा रहा है। जबकि दोनों, मान लो अगर मुंह से हम सांस ले रहे हैं और मुंह से खाना खा रहे हैं, तो दो अलग अलग जगह कैसे चला जा रहा है, कैसे पता चल रहा है एयर को या फूड को कि किसको कहाँ जाना है। तो मैं आपको दूसरा डायग्राम थोड़ा दिखाता हूँ जो कि आपने सेकंड वाले चैप्टर में देखा होगा, ये वाला। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो ये तो आके सीधे ये हमारा जो है एसोफेगस फूड पाइप है, इससे होते हुए स्टमक में चला जाता है। एयर वाला जो पैसेज है वो थोड़ा साइड में है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फूड को अगर ऐसे छोड़ो तो वो सीधा नीचे जाएगा ना, तो इसीलिए सीधे स्टमक में चला जाता है। लेकिन एयर ऐसे जाके ऐसे घूम के अंदर जाती है। तो एयर को कैसे पता चलता है कि हाँ इधर ही जाना है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है देखो, इसको कंप्लीट नहीं बनाया गया, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज थी। तो यही जो हमने अभी देखा था कि आपका क्या है, ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो एयर इसी के अंदर ऐसे चली जाती है। तो फेरिंक्स वाले रीजन के अंदर दोनों सेम था, फूड भी आ रहा था, एयर भी आ रही थी। लेकिन फूड फिर चला गया स्टमक के अंदर, एयर चली गई इधर। तो जब मैकेनिज्म अभी समझोगे कि ब्रीदिंग कैसे काम करती, तब आपको समझ में आएगा कि एयर उधर ही क्यों जाती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड द रिब केज। तो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है डायाफ्राम का और रिब केज का। कैसे क्या मूवमेंट होता है थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं फिगर की मदद से, फिर नीचे जो पैराग्राफ में दिया है उसको हम देख लेंगे। तो ब्रीदिंग के अंदर दो चीज़ें होती है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। पहले इन्हेलेशन की बात कर लेते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स किस तरह से मूव करती है, डायाफ्राम किस तरह से मूव करता है। तो ये नीचे जो मैंने ब्लू कलर से बनाई ये आपका डायाफ्राम है, और ये दो हमारे लंग्स हैं। ये जो है आपका ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, वो है, इसी के थ्रू एयर आएगी लंग्स के अंदर। तो होता ये है जब हम इन्हेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि मुंह से हम सांस खींच रहे हैं, बल्कि होता ये है कि ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो मूव करके कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। पहले ये इस तरह से था, अब ये जो है नीचे की तरफ मूव कर गया, तो इस तरह से बन गया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा खाली जगह हमको मिल गई, जो पहले नहीं थी, वो अब एक्स्ट्रा आ गई। अगर मैं इसी वाली पहली वाली फिगर में बना कर दिखाऊं, तो पहले ये जो डायाफ्राम था ऊपर था, अब ये ऐसे नीचे आ गया, तो ये एक्स्ट्रा जगह बन गई कि नहीं बन गई। अब एयर के अंदर एक खास बात होती है, वो कहीं खाली जगह देखेगी तो वहाँ भर जाएगी। मान लो कोई जगह है वहाँ पर एयर नहीं है और वो हिस्सा बंद है, अगर किसी तरीके उसको खोल दिया जाए तो एयर फटाक से उसके अंदर घुस जाएगी। तो डायाफ्राम हमारा क्या हुआ, नीचे गया, और जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ निकलती हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती हैं। आउटवर्ड एंड अप, बाहर की तरफ आएंगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगी। इसको आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपने सीने पे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखो और गहरी सांस लो। क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो चेस्ट है वो आगे की तरफ बढ़ा, बेसिकली आपकी जो पसलियाँ हैं वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकली और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आई। तो जब पसलियाँ बाहर की तरफ निकलेंगी तो चेस्ट कैविटी में और जगह बन जाएगी। तो दो तरीके से जगह बनी, एक तो डायाफ्राम नीचे आ गया तो नीचे साइड हमारी खाली जगह बन गई, दूसरा जब रिब्स पसलियाँ हमारी आगे की तरफ बाहर निकली तो और खाली जगह बन गई। अब इस खाली जगह को पूरा करने के लिए एयर जो है वो अंदर आना चाहेगी, क्योंकि हमारे आसपास एयर है, तो वो कहीं करे खाली जगह मिल गई, चलो इसके अंदर घुस जाओ। तो इस चेस्ट कैविटी के अंदर एयर आए कैसे, आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यही विंड पाइप से, और विंड पाइप से होते हुए ये लंग्स के अंदर आ जाए। तो यही होगा, एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएगी, दोनों लंग्स के अंदर जाएगी, तो ये लंग्स क्या करेंगे, फूल जाएंगे। कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो जो चेस्ट कैविटी में खाली जगह बनी थी उसको लंग्स ने कवर कर लिया, क्योंकि एयर लंग्स के अंदर ही आ सकती थी, बाकी चेस्ट कैविटी के अंदर जाने का और कोई रास्ता था नहीं। तो एयर जो है लंग्स के अंदर भर गई, तो लंग्स फूल गए, तो लंग्स ने जो चेस्ट की खाली जगह थी उसको भर लिया। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यही जो डायाफ्राम है अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस फिगर को उल्टा आप समझ लो कि पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा, जगह कम हो जाएगी, तो एयर पुश होकर बाहर निकल जाएगी। जैसे आप बलून लो, उसके अंदर हवा भरी हो और उसका माउथ खोल दो या बलून को दबा दो, तो क्या होगा, एयर फट से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ भी इसी तरह से होगा। डायाफ्राम ऊपर की तरफ गया, रिब्स जो है आपकी जो पसलियाँ हैं वो अंदर की तरफ गई, जगह कम हो गई, तो एयर बाहर निकल जाएगी। अब एयर निकल गई तो लंग्स क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। तो देखो रटना नहीं है, इन्हेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, सिंपल सा सोचो। डायाफ्राम नीचे गया, रिब्स हमारे बाहर की तरफ निकली, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अप और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकली, जगह बन गई। उस जगह को भरने के लिए एयर हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर आना चाहेगी, आने का और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ विंड पाइप है जो कि लंग्स से कनेक्टेड होता है। तो वहाँ से होके लंग्स में आ जाएगी, लंग्स में एयर भरेगी तो लंग्स हमारे बलून जैसे होते हैं, ये फूल जाएंगे। तो फूल जाएंगे तो जो चेस्ट कैविटी है जो एक्स्ट्रा हो गई थी वो भर जाएगी। फिर जब एक्सहेलेशन होता है, यानी एक्सहेल करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसका मैकेनिज्म ये होता है
तो हम एयर बाहर नहीं निकालते, हमारा काम क्या होता है, हम सिर्फ डायाफ्राम को ऊपर की तरफ खसकाते हैं। डायाफ्राम को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं तो वो मुंह का काम नहीं होता, सारा काम हमारे पेट से हो रहा होता है। बेसिकली हम पेट में एक चीज है जिसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो क्या है, डायाफ्राम। सांस लेने में डायाफ्राम को नीचे की तरफ ले जाते हैं और सांस छोड़ते टाइम डायाफ्राम को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, रिब्स हमारी अंदर की तरफ आएंगी, जगह कम हो जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। फिगर समझ गए। अब जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब इनहेलेशन होता है, ब्रीद इन करते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। जो हमारी पसलियां वो थोड़ा ऊपर की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ उठेंगी तो जगह बना देगी, और आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ निकलेगी तो और जगह बन जाएगी। एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन, डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो चेस्ट कैविटी और बड़ी हो जाएगी। दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू लंग्स। तो चेस्ट कैविटी की जो जगह है, स्पेस है, वो बढ़ जाएगी और एयर भागते हुए अंदर घुस जाएगी। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर, तो लंग्स हमारा एयर से भर जाएगा। एक्सेलेशन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, हमारी पसलियां नीचे की तरफ आएंगी और अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ जाएगी। सांस लो और सांस छोड़ो, देखो आपकी पसलियां अंदर की तरफ जाएंगी नहीं, आपकी बॉडी की तरफ। वहीं जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाएगा अपनी पोजीशन, तो ऊपर जाएगा, चेस्ट की कैविटी की जो जगह है वो कम हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। जगह कम हो गई तो धक्का मार के एयर को निकाला जाएगा, निकलो भाई जगह नहीं है हमारे पास। तो ये आपको फिगर 6.5 में दिया है। ये वाली फिगर देखो 6.5, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो जब हमको सांस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, यही जो डायाफ्राम है इसको नीचे की तरफ सरकाते हैं, नीचे की तरफ खसका, जगह बन गई। साथ ही साथ जो रिब्स है, हमारी पसलियां हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, जगह बन गई, एयर ड्रॉन इन, तो एयर अंदर चली जाएगी। एयर ऑटोमेटिक आती है अपने से, क्योंकि उसको खाली जगह भरनी है। इसीलिए अब समझ गए होगे कि जो एयर है वो सीधे एसोफेगस के अंदर ना जाके वो ऐसे आके विंड पाइप की तरफ चली जाती है, क्योंकि भैया पेट में थोड़ी ना हमारे खाली जगह है, यानी एयर वहाँ बैलेंस रहती है। ये जो डायाफ्राम के नीचे होने की वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर और एक्स्ट्रा खाली जगह बन गई, तो उसको भरने के लिए वो उधर जाती है, जहाँ खाली जगह होगी वहीं एयर घुस जाएगी। एक्सेलेशन में क्या होता है, यही जो डायाफ्राम है मूव्स बैक, वापस अपनी पोजीशन में जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, और जो रिब्स है मूव बैक, यानी अंदर की तरफ आएंगी, वापस आएंगी, तो एयर इज फोर्स्ड आउट, जगह कम हो गई, एयर बाहर निकल गई। अब इन मूवमेंट को आप आसानी से फील कर सकते हो। एक गहरी सांस लो और अपने पाम को एब्डोमेन में रखो, पेट पे रखो। चेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, चेस्ट के अंदर किस तरह से मूवमेंट होता है। अब पेट पे अपना हाथ रख के देखो, पेट में भी आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। पेट का मूवमेंट देखो, क्या आपको पता चला, जहाँ सांस लेते हो तो आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि डायाफ्राम नीचे आता है, नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो पेट आपका बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे आप बलून भर के रखो, उसको आप दबाओ, तो दबाओगे तो क्या होगा, साइड में फैलेगा। भाई ऊपर से आप दबा रहे हो, ऐसे मैं आपको बना के दिखाऊं, ये आपका बैलून है। अब आप इसको ऐसे दबाओगे, ठीक है, ऊपर से दबाओगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यही काम डायाफ्राम भी करता है कि डायाफ्राम ऐसे था, अब नीचे की तरफ आएगा तो उसको दबाएगा। अब ये मान लो आपका पेट है, तो पेट आपका बाहर की तरफ ना निकलेगा। अभी पेट आपका ऐसे था, दबने की वजह से ये पेट बाहर की तरफ निकलेगा। वही जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो ये पेट वापस से अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो एब्डोमेन में कैसा मूवमेंट होगा, इसको चलिए मैं आंसर लिखा देता हूँ। ड्यूरिंग इनहेलेशन एब्डोमेन मूव्स आउटवर्ड, जब इनहेल करते हैं तो हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ निकलता है। वहीं एक्सेलेशन के टाइम ये अंदर की तरफ मूव करता है। अब ये बात सीखने के बाद कि ब्रीदिंग के टाइम एक चेंज होता है साइज में चेस्ट कैविटी के, यानी चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, तो एक कॉम्पिटिशन हुआ चेस्ट एक्सपेंशन का, यानी कौन कितना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। जितना ज़्यादा गहरी सांस लोगे उतना चेस्ट आपका फैलेगा, तो यही कॉम्पिटिशन हुआ। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपैंड इट मैक्सिमम, यानी हर कोई कह रहा था मैं ज़्यादा चेस्ट अपना फैला दूंगा। तो जितना ज़्यादा आप सांस लोगे, यानी एयर अंदर ले जाओगे, उतना चेस्ट आपका बाहर की तरफ निकलेगा। तो यही कंपटीशन हो रहा था, कौन ज़्यादा फैला सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन क्लास विद योर क्लासमेट, तो आप भी इस तरीके से कंपटीशन करो एक एक्टिविटी के फॉर्म में। अब यहाँ कह रहा है स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह जो पीते हैं, इस पीने की वजह से जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं। अब खुद ही सोचो, वैसे नॉर्मल धुआं वगैरह हमारे अंदर चला जाता है तो खांसी आने लगती है, और जो रेगुलर उसको पिएगा सिगरेट वगैरह, तो धुआं बार बार लंग्स के अंदर जा रहा है, तो लंग्स खराब हो जाए कि नहीं। स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी हो जाता है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए।
अब हमारे आसपास जो एयर होती है ना, उसके अंदर बहुत से अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपका स्मोक हो गया, धुआं हो गया, डस्ट हो गया। भाई धूल किसको चाहिए, नहीं चाहिए ना, लेकिन प्रेजेंट होती है, धुआं प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपके पॉलेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट वगैरह के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये प्लांट से निकलते हैं, इसी की वजह से नए नए प्लांट ग्रो होते हैं। तो ये सारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, यानी हम सांस लेते हैं, तो ये जो पार्टिकल होते हैं गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी। नाक के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। कभी सोचा उसका काम क्या है? भाई सर पे बाल तो समझ में आता है, अच्छा लगता है, लेकिन नाक के अंदर बाल किसको ज़रूरत है? तो यही काम होता है। ये जो धूल और इसके अलावा और गंदगी जो होती है इस हेयर के अंदर चिपक जाती है। इसीलिए देखो, नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि नाक से लो। अगर मुंह से सांस लोगे तो कोई फिल्टर नहीं, जैसी भी एयर होगी गंदी वंदी सब चली जाएगी। नाक से लोगे तो डस्ट वगैरह और जो गंदगी है वो हेयर के अंदर चिपक जाएगी। हाउएवर समटाइम दिस पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पार्टिकल है वो हेयर से नहीं चिपक पाते और अंदर चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। तो ये जब नाक में और थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो नाक के अंदर की जो दीवार है जब उससे टच करेंगे तो एक इरिटेशन होगा, एक उलझन सा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। इसकी वजह से हमें क्या होता है? छींक आती है। तो छींक कब आती है? हमारे नाक में कुछ सुरसुराहट सी होती है तभी आती है। तो ये जो गंदगी है जब नाक के अंदर वाले हिस्से को टच करेगी तो एक इरिटेशन सा होगा, एक सुरसुराहट सी होगी और उसकी वजह से छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। इस छींक आने की वजह से क्या होता है? देखो गौर करना, कभी आपने गौर किया ही होगा कि जब छींक आती क्या होता है? बहुत तेज़ी से हवा बाहर निकलती है, मुंह से भी नाक से भी। तो होता यह है कि जो भी गंदगी गई होती है नाक में, बहुत तेज़ हवा निकलने की वजह से वो बाहर चली जाती है। तो इस तरह से हम जो डस्ट फ्री है, साफ सुथरी एयर है, वो हमारी बॉडी तक जा पाती है। टेक केयर, जब आप छींको तो आपको अपनी नाक को बंद कर लेना है ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स आप बाहर निकाल ले हो उसको कोई दूसरा बंदा ना इनहेल कर ले। अब मान लो किसी के मुंह पे छींक दिया आपने, तो आपसे तो गंदगी निकल गई, उस बेचारे में चली गई। तो ऐसा नहीं करना है, नाक को अपनी कवर कर लो रुमाल वगैरह से, तब छींको। एक्टिविटी 6.4, गहरी सांस लो। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। और मेजरिंग टेप जो आता है उसकी मदद से आपको अपने चेस्ट का साइज मेजर करना है। फिगर 6.6 में दिया है। ये देखो यहाँ पर, जैसे इस बंदे का चेस्ट का साइज मेजर करना है तो एक दूसरा बंदा क्या करेगा, मेजरिंग टेप इसके पीछे से, यानी यहाँ से पूरा ऐसे गोलाई में इसकी जो चेस्ट की गोलाई है पूरी, वो नापना है। तो पीछे से मेजरिंग टेप जैसे दर्जी नापता है ना कपड़ा वगैरह सिलने के लिए, उसी तरीके से कि पीछे से ले जाकर ऐसे सामने यहाँ कितना आया वो देख लेना है, ठीक है। और जो भी ऑब्जर्वेशन हो उसको टेबल 6.2 के अंदर रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपैंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो देखो दो रीडिंग आपको लेनी है। एक, जब आप सांस लोगे, गहरी सांस लोगे, तो आपका जो लंग्स है वो एक्सपैंड करेंगे, जो चेस्ट है आपका वो बाहर की तरफ आएगा, वो वाला मेजरमेंट ले लेना है। फिर जब आप एक्सेल करोगे, एयर को बाहर निकालोगे, उस केस में क्या होगा, आपका जो चेस्ट का साइज है वो कम हो जाएगा क्योंकि रिब्स आपकी अंदर की तरफ आएंगी। यानी एक बार आपको सांस लेने के बाद का चेस्ट का साइज मेजर करना है, फिर सांस छोड़ने के बाद जो साइज है वो मेजर करना है। और हर स्टूडेंट को ये कोशिश करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट को एक्सपैंड कर सके, फैला सके, यानी बहुत गहरी सांस जितनी हो सके उतनी लेनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट एक्सपैंड कर सके। तो यहाँ इस टेबल के अंदर आपको ये रीडिंग्स जो है फिल करनी है। इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। तो ब्रीदिंग की वजह से चेस्ट के साइज में क्या इफेक्ट आता है, साइज चेंज होगा ना, तो वो चेंज क्या आ रहा है वही हमको यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो इस पहले कॉलम के अंदर आप क्लासमेट का नाम लिख दोगे और उसके बाद आपको साइज ऑफ चेस्ट जो कि सेंटीमीटर्स में हो वो लिखना है। तो एक रीडिंग आपकी ड्यूरिंग इनहेलेशन वाली होगी, यानी जब आप गहरी सांस लिए तो चेस्ट आपका फैल जाएगा, वो वाली रीडिंग आपने ले ली। फिर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वाली ले लो, जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो, तो जब सांस छोड़ दोगे तो आपका जो चेस्ट साइज है वो कम हो जाएगा। और फिर डिफरेंस इन साइज आपको लिख देना है कि दोनों वैल्यूज़ के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ वैल्यूज़ है मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, वैसे बेस्ट यही है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो और वैल्यूज़ लिखो। तो ये वैल्यूज़ मैंने रख दी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो इनहेलेशन में जब आप सांस लोगे चेस्ट फैल जाएगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, जब सांस बाहर निकाल दोगे तो लंग्स आपके सिकुड़ गए, चेस्ट का साइज़ कम हो गया। तो देखो 75 से ये 71 हो गया, 75 माइनस 71 कर दिया तो आपको डिफरेंस मिल गया 4 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर आपको देखने को मिला, ये देखो रोहन के केस में इसमें डिफरेंस आया है 5 सेंटीमीटर का, यानी इसने बहुत ज़्यादा अपने लंग्स को एक्सपैंड किया था इसका 68, लेकिन इसने 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को इंक्रीज कर दिया गहरी सांस लेके, 73 सेंटीमीटर बना दिया। अब ये जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, इसको हम सिंपल मॉडल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो ये मॉडल के लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 6.5। इसमें क्या करना है, आपको एक चौड़ी प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है। तो ये हमने बॉटल ले ली। रिमूव द बॉटम, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको रिमूव कर देना है, काट के हटा देना है ताकि नीचे से ये खुल जाए। गेट अ वाई शेप ग्लास और अ प्लास्टिक ट्यूब। अब एक वाई शेप का ग्लास का या प्लास्टिक का ट्यूब आपको चाहिए, यानी इस तरह का आपको ट्यूब चाहिए, ठीक है, उल्टा वाई का शेप बनेगा। इसके लिए आप 2 स्ट्रॉ का भी यूज कर सकते हो, दोनों को एक साथ जोड़ दो ऊपर से, और एक नीचे वाला हिस्सा इस साइड ऐसे कर देना, दूसरा इस साइड कर देना। मेक अ होल इन द लिड, जो ढक्कन है उसमें होल कर दो इस तरीके से कि जो ट्यूब है उससे पास हो सके। तो इस ढक्कन के अंदर हम इस तरह से ऐसे होल कर देंगे और ये जो ट्यूब है हमारा इसके अंदर इस तरह से फिट कर देंगे। टू द फॉर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बैलून्स। फॉर्क्ड एंड का मतलब जो 2 नोक वाला हिस्सा है, यानी ये जो हिस्से हैं इसके किनारे पे आपको 2 पिचके हुए बैलून फिक्स कर देने हैं। तो ये इस तरीके से पिचके हैं, तो ये इसी तरह से होंगे। एक रफ सी फिगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये लगा देने हैं। तो ये बैलून्स को मैंने थोड़ा कलर कर दिया ताकि अच्छा लगे देखने में। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 6.7। तो इस ट्यूब को बॉटल के अंदर लगा देना है, जो कि ऑलरेडी हमने लगा दिया है। नाउ कैप द बॉटल, अब कैप लगा दो क्योंकि कैप में होल था, तो ऊपर से ढक्कन बंद करोगे तो ये ट्यूब उसमें से बाहर निकला रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो लिड थी, ढक्कन था, उसमें हमने छेद किया था। सील इट टू मेक इट एयर टाइट। अब बिल्कुल ऊपर से सील कर देना, कहीं से और एयर ना जाए, बस एयर जाने का रास्ता यही हो, ये जो ट्यूब है इसी के अंदर से एयर जाए बस। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। अब जो नीचे ये हमारा खुला वाला हिस्सा है, ये ऐसे खुला तो रहेगा नहीं, यहाँ पर पतली सी रबर की या प्लास्टिक की शीट लगा देनी है। वैसे रबर की शीट लगाओगे वही सही रहेगा, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लगा देनी है। ये रबर खींचेगा तो इसको हम नीचे भी खींच सकते हैं, ऊपर की तरफ भी दबा सकते हैं। तो ऐसे लगा कर आप रबर बैंड से इसको फिक्स कर दोगे तो ये ऐसे लगा रहेगा। तो इस तरीके से कुछ होगा। जो ओरिजिनल फिगर आपकी बुक में दी उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये इस तरीके से आपको कुछ बनाना है। ये बॉटल है, ऊपर से इसके ढक्कन में हमने छेद कर दिया, यहाँ से ट्यूब फिक्स कर दिया, दोनों किनारे पे हमने बैलून लगा दिए। बेसिकली आपका बैलून इस तरह से पिचका हुआ रहेगा और नीचे हमने रबर की शीट लगा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून्स। अब लंग्स किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, किस तरह से फैलते हैं, इसको समझने के लिए, भाई हम लंग्स तो ऐसे खोल के देख नहीं सकते, तो हमने ये मॉडल बना दिया। इस मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा। तो लंग्स किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचो, जैसा कि इस मॉडल में कर रहा है। रबर शीट थी, उसको नीचे की तरफ ऐसे पकड़ के खींच रहा है। नेक्स्ट पुश द रबर या प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून। फिर दूसरे केस में आपको क्या करना है, जैसे कि देखो यहाँ पर कर रहा है, हाथ से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो रबर शीट ऊपर की तरफ जाएगी। डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून, क्या आपको बैलून के अंदर चेंज देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला। देखो हमने पिचका हुआ बैलून लगाया था, जब हम रबर को यानी जो नीचे हमारी रबर शीट थी इसको नीचे की तरफ खींच रहे थे तो ये बैलून फूल जा रहे थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहानी क्या हुई, ये जो खींचे है इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो है स्पेस बन गई, एक्स्ट्रा जगह बन गई, तो एयर इसके अंदर आना चाहेगी, आने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो इस जगह नहीं जाके वो एयर कहाँ जाएगी, ये जो बैलून हमने फिक्स किया है इसी के अंदर भर जाएगी। तो बैलून जब फूलेगा तो ये जो हिस्सा है वो अपने आप कवर हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है उतने हिस्से में बैलून फूल गया। फिर जब हम इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो जगह कम हो गई, तो एयर यहाँ से बाहर निकलना चाहेगी, तो इस बैलून के अंदर जो एयर थी वो निकल जाएगी, इस तरह से बैलून पिचक जाएगा। वॉट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। अब ये जो बैलून है इस मॉडल के अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं लंग्स को। जैसे हमारे बैलून फूल रहे हैं और पिचक रहे हैं, इसी तरीके से हमारे लंग्स भी होते हैं, फैलते हैं, थोड़ा सिकुड़ते हैं, इस तरह से होते हैं। वॉट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट। अब ये जो रबर वाली शीट है जो ऊपर नीचे हो रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नीचे बेस में क्या होता है हमारे, डायाफ्राम, तो यही आप लिख दो। तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह से ब्रीदिंग वर्क करती है। बेसिकली डायाफ्राम नीचे जाता है जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग से भर जाती है। जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो एयर लंग से निकल के बाहर चली जाती है। सिंपल सी बात। इस वीडियो में भी यहाँ आप देख सकते हो, जब हम रबर शीट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो बैलून फूल जा रहा है, और जब ऊपर की तरफ दबा रहे हैं तो बैलून पिचक जा रहा है। 6.4 व्हाट डू वी ब्रीद आउट। अच्छा, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या निकलता है। भाई एयर ही हम ब्रीद करते हैं और एयर ही बाहर निकलती है, लेकिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो दोनों एयर में फ़र्क होता है, उसी को थोड़ा समझते हैं। एक्टिविटी 6.6 टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। सिलेंडर मतलब पतला सा, तो एक पतला सा साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब ले लो, या ग्लास और या प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल ले लो। उसके ढक्कन में आपको होल कर देना है और फिर बॉटल में उसको
उस ढक्कन को टाइट कर देना है। अगर आप बॉटल यूज़ कर रहे हो तो, अगर टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कॉर्क आप यूज़ कर सकते हो, कॉर्क लगा सकते हो। तो टेस्ट ट्यूब में से कोई ढक्कन तो होता नहीं, कॉर्क लगाना पड़ता है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो अभी फ्रेश बना हुआ लाइम वाटर यानी चूना और पानी मिक्स करके, चूना पानी हमने बना लिया, उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। अब वही हमने जो ढक्कन में छेद किया था ना, उसी के थ्रू एक स्ट्रॉ हम डाल देंगे इस तरह से कि स्ट्रॉ का नीचे वाला हिस्सा है वो लाइम वाटर के अंदर डूब जाए। अब फूंक मारो आराम से थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। कई बार आपको उसमें स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारना है। फिगर 6.8 में देखो तो ये है कुछ सिस्टम। देखो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, इसके अंदर हमने लाइम वाटर लिया है और बीच में हमारा ये स्ट्रॉ है। इसी स्ट्रॉ की मदद से इसमें फूंक मारना है। देखो स्ट्रॉ का दूसरा हिस्सा इस लाइम वाटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? तो लाइम वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंज आपको देखने को मिला? भाई जो लाइम वाटर होता है ना वो कलरलेस होता है, जैसे आपका पानी होता है उसी तरह से होता है। तो फूंक मारने की वजह से क्या कोई चेंज हुआ? तो इसका आंसर है यस, चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, यानी पहले ट्रांसपेरेंट था अब वो वाइट कलर का हो जाएगा, जैसे मिल्क होता है उसी तरह से दिखने लगेगा। ये इस इमेज में देखो, पहले ये इस तरह से है, पानी जैसा आपको दिख रहा है। जब कई बार फूंक मारोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, वाइट कलर का। इसको मिल्की कहते हैं, दूध जैसा। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू लर्न इन द चैप्टर 5? तो चैप्टर 5 के अंदर आपने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके आंसर में आप लिख देना, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इसका मतलब जो हम फूंक मार रहे थे उसके अंदर जो एयर निकल रही थी उसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा। तो यही चीज़ आप आगे भी लिख दोगे। दिस इंडिकेट्स दैट द एयर वी ब्रीद आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, अच्छी खासी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये चीज़ तो आप जानते हो कि एयर जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं जिनका मिक्सचर होता है। वॉट डू वी एक्सहेल? हम एक्सहेल क्या करते हैं? सांस बाहर निकालते हैं, उसमें क्या निकलता है? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट? क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है या मिक्सचर ऑफ गैसेज? तो इसका आंसर होगा मिक्सचर ऑफ गैसेज। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, और भी जो गैसेज है वो भी निकलती हैं, तो मिक्सचर ऑफ गैसेज कहेंगे। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन द मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट कम? किसी मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ और एक्सहेल करो, सांस बाहर निकालो, तो वो जो मिरर है उस पर मॉइस्चर की एक फिल्म आपको दिखेगी, जैसे कहते भाप बन गई हो, धुंधला जैसा हो जाएगा आपका जो मिरर है। तो ध्यान से देखना वो कैसे धुंधला हो जाता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो उस मिरर पे आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि वो मिरर पे पानी की बूंदें आई कहाँ से? तो जो एयर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसी एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट भी थे, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में। आपने पढ़ा है कि एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाटर वेपर था, अब मिरर क्योंकि ठंडा होता है, छू के देखना, तो ये जो एयर हमारे मुंह से निकल रही थी, ये जब मिरर से टकराएगी तो जो वाटर वेपर भाप की शक्ल में थे, गैस के फॉर्म में थे, वो ठंडे होकर पानी की शक्ल में बन गए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट केम? तो आप लिखोगे दीज आर वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन एयर वी ब्रीद आउट। तो ये वाटर वेपर कहाँ से आता है? वही एयर जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वही कंडेंस होकर ड्रॉपलेट बने हैं ठंडे होके। अब बुझो ये जानना चाहता है हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। कोई भी बंदा अपने लंग्स के अंदर मैक्सिमम कितना एयर होल्ड कर सकता है? भाई सांस लोगे तो एक अमाउंट तक ही एयर जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि आपका लंग्स फैलता चला जाएगा, आप बैलून बन जाओगे पूरा। तो ये अमाउंट होता है 6 लीटर्स। इतनी एयर मैक्सिमम लंग्स के अंदर आ सकती है। अब इस बॉक्स को थोड़ा देख लेते हैं। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए ब्रीथ करना। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी हमारी जो पारंपरिक एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम करने से क्या होगा? इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। अब इसके बहुत सारे मतलब टाइप होते हैं प्राणायाम के। इसमें बेसिकली यही किया जाता है कि सांस को लेते हैं और सांस को रोकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा? आपके लंग्स की जो एयर को लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी एक बार में ज़्यादा एयर आपके लंग्स में जाने लगेगी। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स। तो ज़्यादा एयर लोगे तो ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सेल्स तक जाएंगी, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो ये मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ।
जो इनहेल्ड एयर होती है, जो हम सांस लेते हैं, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये एयर जाती है आपकी लंग्स के अंदर। फिर क्या होता है, लंग्स से जब एयर बाहर निकलती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है अब 16.4% रह गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के 4.4% हो गई। ठीक है, तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर ये अमाउंट रहता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा किस तरह से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पूरा चलता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है, इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी एंड होती है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।